एक बार की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। इस राज्य के राजा भीमसेन अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनकी 3 बेटियां थीं, श्रेया, प्राची और अनन्या। श्रेया और प्राची अपनी सुंदरता पर गर्व करती थीं, लेकिन छोटी राजकुमारी अनन्या अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए जानी जाती थी। राजा अब बूढ़े हो रहे थे और अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों की बुद्धिमत्ता और चरित्र की परीक्षा लेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री वासुदेव को बुलाया। वासुदेव जी, हमारी राजकुमारियां हमारे जीवन का गहना है, लेकिन हमें यह तय करना है कि उनमें से कौन हमारे बाद इस राज्य को संभालने के योग्य है। हम चाहते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता की परीक्षा हो। क्या आप कोई ऐसा तरीका सुझा सकते हैं? महाराज, आपकी चिंता जायज है। मैं 3 ऐसी चुनौतियां तैयार करूंगा जो उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और दयालुता को परखेंगी। प्रत्येक राजकुमारी को इन चुनौतियों का सामना करना होगा और जो सबसे योग्य सिद्ध होंगी वो आपकी उत्तराधिकारी होंगी। अद्भुत, बहुत ही अच्छा वासुदेव जी। लेकिन ये सुनिश्चित करें कि परीक्षा निष्पक्ष हो और हमारी राजकुमारियों को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर मिले। ठीक? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं कल सुबह राजकुमारियों को दरबार में बुलाऊंगा और पहली चुनौती की घोषणा करूंगा। अगले दिन सुबह सूर्यनगर का राज दरबार सजा हुआ था। तीनों राजकुमारियां अपने शाही परिधानों में वहां मौजूद थीं। श्रेया और प्राची ने बेशकीमती गहने और रेशमी वस्त्र पहने थे, जबकि अनन्या ने साधारण लेकिन सुंदर वस्त्र चुना। दरबार में सन्नाटा था और सभी की निगाहें महाराज और मंत्री वासुदेव पर टिकी थी। आदरणीय राजकुमारियों, आज से आपकी बुद्धिमत्ता और चरित्र की 3 परीक्षाएं शुरू होंगी। पहली परीक्षा है सच्चाई का दर्पण। मैं आप सभी से बारी बारी एक प्रश्न पूछूंगा और आपका उत्तर ना केवल सही होना चाहिए बल्कि आपके दिल की सच्चाई को भी दर्शाना चाहिए। प्रथम प्रश्न ये है, यदि आप इस राज्य की रानी बनती हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? यह तो बहुत आसान प्रश्न है मंत्री जी। यदि मैं रानी बनूंगी तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस राज्य को और भी वैभवशाली बनाना। मैं नए महल बनवाऊंगी, हर गांव में मेरी भव्य मूर्ति लगवाऊंगी। मेरे वैभव की चर्चा दूर दूर तक होगी। प्रजा को मेरे सामने नतमस्तक होना चाहिए ताकि वे मेरे शासन की महानता को समझें। बहुत अच्छा। राजकुमारी श्रेया, अब आप राजकुमारी प्राची, आपका उत्तर क्या है? श्रेया दीदी, मूर्तियां और महल तो बात की बात है। यदि मैं रानी बनूंगी तो मैं सबसे पहले अपनी सुविधाओं का ध्यान रखूंगी। रानी का जीवन आसान होना चाहिए। मैं हर मौसम के लिए अलग अलग महल बनवाऊंगी और मेरे लिए सबसे उम्दा भोजन और वस्त्र होंगे। प्रजा को मेरी सेवा करनी होगी क्योंकि रानी का सुख ही राज्य का सुख है। धन्यवाद राजकुमारी प्राची। अब आपकी बारी, राजकुमारी अनन्या। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मंत्री जी, यदि मैं रानी बनूं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी मेरी प्रजा का कल्याण। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हर गांव में स्वच्छ पानी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हों। मैं प्रजा की समस्याएं सुनूंगी और उनके साथ मिलकर समाधान निकालूंगी। एक रानी का वैभव उसकी प्रजा की खुशहाली में होता है, ना कि महलों या मूर्तियों में। बहुत ही सुंदर विचार है राजकुमारी। वासुदेव जी, आप इस परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे? महाराज, तीनों परीक्षाओं के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित होगा। अभी दूसरी परीक्षा की तैयारी की जाए। पहली परीक्षा के बाद श्रेया और दूसरी परीक्षा की घोषणा से पहले अचानक दरबार में हलचल मच गई। एक बूढ़ा गांव वाला
जिसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे थकान से भरा था, दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके कंधे झुके हुए थे। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, मेरे गांव को अकाल ने निगल लिया है। हमारे खेत जो कभी हरे भरे लहलाते थे, अब मरुभूमि की तरह सूखे और बंजर पड़े हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने कई दिनों से अनाज का एक दाना तक मुंह में नहीं डाला है। उनकी भूखी आंखें मुझे रात दिन कचोटती रहती हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी, जो अभी केवल 7 बरस की है, बुखार से तप रही है और मेरे पास उसे बचाने के लिए एक भी दवा का पैसा नहीं है। महाराज, कृपया हमारी रक्षा करें। अगर आपने हमारी पुकार ना सुनी तो हमारा पूरा गांव इस अंधेरे में डूब जाएगा और हम सब मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। बाबा, आपकी ये पीड़ा हमारे हृदय को छू गई है। आपकी बातें सुनकर मेरा मन व्यतीत हो उठा है। सूर्य नगर का राजा होने के नाते हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका ये दुख हमारा दुख है और हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। किंतु इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी 3 राजकुमारियां इस मामले में अपनी राय व्यक्त करें। ये उनके लिए भी एक अवसर है कि अपनी बुद्धिमता और करुणा को प्रदर्शित करें। राजकुमारी श्रेया, आप सबसे बड़ी हैं। बताइए, आप इस गांव की व्यथा का समाधान कैसे करेंगी? पिताजी, यह गांव वाला तो हर साल कोई ना कोई शिकायत लेकर दरबार में हाजिर हो जाता है। हर बार यही कहानी, अकाल, सूखा, भूखमरी। मेरे विचार से अगर उनके खेत सूख गए हैं तो यह उनकी अपनी मेहनत की कमी का परिणाम है। गांव वाले दिन रात मेहनत करने की बजाय शायद आलस में समय बिताते हैं। मैं कहती हूँ उन्हें थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, जितना खजाने पर ज्यादा बोझ न पड़े। बस इतना ही काफी है। हमें अपने खजाने की रक्षा भी तो करनी है। और हाँ, गांव वालों को यह भी समझना चाहिए कि राजा की दया पर निर्भर रहना कोई स्थायी समाधान नहीं है। हाँ पिताजी, श्रेया दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा। यह गांव वाला और उसकी समस्याएं सुनकर तो अब ऊब होने लगी है। अगर हम हर किसी की छोटी मोटी शिकायत पर खजाना खोल देंगे तो सूर्यनगर का खजाना जल्द ही खाली हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बूढ़े को कुछ सलाह देकर वापस भेज दीजिए। उसे और उसके गांव वालों को कहिए कि मेहनत करे, खेतों में पानी डाले और अपने लिए अनाज उगाए। महाराज, इस बूढ़े बाबा की बात सुनकर मेरे दिल दुखी हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि तुरंत उनके गांव में अनाज और दवाइयाँ भेजी जाए। मैं खुद उनके गांव जाकर स्थिति देखना चाहूँगी। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा अकाल ना पड़े। छोटी राजकुमारी, आपने मेरे जैसे एक बूढ़े की पुकार सुन ली। आपके ये शब्द मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आपने मेरे गांव को जीने की नई आशा दी है। मेरी बीमार बेटी और भूखे बच्चे आपके इस करुणामय हृदय की वजह से फिर से मुस्कुरा सकेंगे। भगवान आपको दीर्घायु और सुख प्रदान करे राजकुमारी। मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा कि सूर्यनगर का राजवंश अभी भी हमारी ढाल है। धन्यवाद राजकुमारियों, आपने अपने विचार रखे हैं। ये घटना ना केवल इस बूढ़े गांव वाले की पीड़ा को उजागर करती है, बल्कि हमें हमारी दूसरी परीक्षा की ओर भी ले जाती है। ये क्षण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। गांव वाले के जाने के बाद श्रेया और प्राची ने अनन्या की ओर तिरछी नजर से देखा। श्रेया ने प्राची से फुसफुसाकर कहा, लेकिन अनन्या ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया
और अपने मन में गांव की स्थिति सुधारने की योजना बना ली। राजकुमारियों, ये दूसरी परीक्षा है, संकट का समाधान। मान लीजिए सूर्यनगर के एक गांव में अकाल पड़ गया है। वहां के लोग भूख से मर रहे हैं और राज्य के खजाने में सीमित संसाधन है। आप इस स्थिति में अब क्या करेंगे? यह तो बहुत साधारण समस्या है। मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगी कि वे गांव में जाकर अनाज बांट दे। अगर खजाना कम है तो मैं पड़ोसी राज्यों से उधार ले लूंगी। और हाँ, गांव वालों को मेरे इस उपकार के लिए मुझे धन्यवाद देना होगा। उधार लेना और धन्यवाद की अपेक्षा? ठीक है राजकुमारी प्राची, आपका क्या विचार है? मैं गांव वालों को कहूंगी कि वे मेहनत करें और अपने लिए अनाज उगाएं। अगर वे भूखे हैं तो यह उनकी गलती है। मैं कुछ अनाज भेज सकती हूँ, लेकिन खजाने का ज्यादा उपयोग नहीं करूंगी। मुझे अपने लिए भी तो संसाधन चाहिए। ठीक है राजकुमारी प्राची। अब आप राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अनन्या, आपने न केवल तात्कालिक समाधान सुझाया है, बल्कि भविष्य की भी चिंता की है। ये एक सच्चे शासक का लक्षण है। पिताजी, यह तो बस किताबी बातें हैं। असल में ऐसा करना असंभव है। हाँ, राजकुमारी अनन्या तो सपनों में ही जीती है। दीदी, सपने वही सच होते हैं जो मेहनत और बुद्धि से देखे जाएं। दूसरी परीक्षा के बाद श्रेया और प्राची ने अनन्या को सपनों की रानी कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन अनन्या ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसका मन उस बूढ़े गांव वाले की बातों में अटक गया था। उसने फैसला किया कि वह खुद अकालग्रस्त गांव का दौरा करेगी। अगले दिन सुबह अनन्या साधारण वस्त्रों में कुछ सैनिकों और अनाज के बोरे लेकर गांव पहुंची। गांव की सड़कें धूल भरी थी और खेत बंजर पड़े थे। गांव के बच्चे, जिनके चेहरे भूख से पीले थे, अनन्या को देखकर पास आए। एक छोटी लड़की ने जंगली फूलों का हार बनाकर अनन्या को पहनाया। राजकुमारी जी, आप हमारे लिए देवी की तरह आई हैं। यह हार हमने आपके लिए बनाया है। तुम्हारा यह हार मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अनन्या ने बच्चों की बातें ध्यान से सुनी। उसने अनाज के बारे में गांव वालों में बंटवाए और बच्चों को अपने साथ लाए फल दिए। उसने गांव के बूढ़े से बात की और जानी कि नदी का पानी गांव तक नहीं पहुंचता। अनन्या ने वादा किया कि वह नहर बनवाएगी और गांव में एक स्कूल खोलेगी। बच्चों ने तालियां बजाई और एक बूढ़ी औरत ने अनन्या को आशीर्वाद दिया। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। हम मिलकर इस गांव को फिर से हरा भरा बनाएंगे। गांव से लौटते समय अनन्या की आंखों में एक नई चमक थी। उसे एहसास हुआ कि सूर्यनगर की सबसे कीमती चीज उसकी प्रजा की आशा और विश्वास है। इस अनुभव से उसने तीसरी परीक्षा के लिए तैयार किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा का दिन आया। इस बार वासुदेव ने एक ऐसी चुनौती रखी जो न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि दिल की गहराई को भी परखेगी। राजकुमारियों, ये तीसरी और अंतिम परीक्षा है। इस बक्से में सूर्यनगर की सबसे कीमती चीज है। आपको बताना है कि इसमें क्या है और आप इसका उपयोग कैसे करेंगी। यह तो स्पष्ट है, इसमें कोई अनमोल रत्न होगा, जैसे हीरा या माणिक। मैं इसे अपने मुकुट में चढ़वाऊंगी ताकि मेरी शोभा और बढ़े। प्रजा मेरी सुंदरता की प्रशंसा करेगी। ठीक है राजकुमारी श्रेया। राजकुमारी प्राची, आपका उत्तर क्या है? मुझे लगता है इसमें कोई जादुई ताबीज है। मैं इसका उपयोग शत्रुओं को हराने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करूंगी। इससे मेरा शासन और मजबूत होगा। ठीक है, अब आप राजकुमारी अनन्या। मंत्री जी, यह बक्सा खाली है, लेकिन यह खालीपन ही सूर्यनगर की सबसे कीमती चीज है। यह प्रजा की आशा और विश्वास का प्रतीक है। एक शासक का सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा का भरोसा है और प्रजा को बताऊंगी कि उनका विश्वास ही मेरी ताकत है। मैं इसे हमेशा भरा रखूंगी, उनकी खुशहाली, सुरक्षा और सम्मान से।
राजकुमारी अनन्या, आपने ना केवल रहस्य को समझा बल्कि एक शासक का सच्चा धर्म भी बताया है। पिताजी, यह क्या बात हुई? खाली बक्सा? यह तो धोखा है। हाँ, अनन्या हमेशा ऐसी चालाकी करती है। राजकुमारियों, ये कोई धोखा नहीं, ये बक्सा वास्तव में खाली है, लेकिन केवल वही इसका महत्व समझ सकता है जिसके पास दूरदृष्टि और सच्चा दिल हो। तीसरी परीक्षा के बाद राजा भीमसेन ने दरबार में सभी को बुलाया। श्रेया और प्राची अभी भी नाराज थी, लेकिन अनन्या शांत और प्रसन्न थी। महाराज ने वासुदेव से परिणाम घोषित करने को कहा। महाराज, तीनों परीक्षाओं में राजकुमारी अनन्या ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, बल्कि अपने दयालु और नम्र स्वभाव से यह सिद्ध भी किया है कि वो एक सच्ची शासक बनने योग्य है। मंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। राजकुमारी अनन्या, आप हमारी उत्तराधिकारी होंगी, लेकिन राजकुमारी श्रेया और राजकुमारी प्राची, आप हमारी राजकुमारियां हैं और हम चाहते हैं कि आप राजकुमारी अनन्या से सीखें। सुंदरता और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन बुद्धि और दयालुता अमर हैं। पिताजी, मैं आपका और प्रजा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। श्रेया दीदी और प्राची दीदी, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मिलकर सूर्यनगर को और समृद्ध बनाएं। अनन्या, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। हाँ अनन्या, तुम सचमुच हमसे बेहतर हो। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमारी तीनों राजकुमारियां एकजुट होकर इस राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इस प्रकार सूर्यनगर में राजकुमारी अनन्या के नेतृत्व में एक नया युग शुरू हुआ। राजकुमारी अनन्या को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राजा ने राजकुमारी श्रेया और राजकुमारी प्राची को राजकुमारी अनन्या से सीखने को कहा। पहले तो दोनों बहनें चुप रहीं, लेकिन अनन्या के शांत और विनम्र स्वभाव ने उनके मन में बदलाव लाना शुरू किया। अनन्या, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। उस दिन श्रेया ने बच्चों को कहानियां सुनाई और प्राची ने उन्हें लिखना सिखाया। गांव वालों ने तीनों बहनों की एकता की प्रशंसा की। श्रेया और प्राची ने महसूस किया कि प्रजा की सेवा में जो सुख है वह किसी महल या गहने में नहीं,